मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मपूर्णतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरूणाम्। तत्वार सूत्र की चर्चा हमारी चल रही है और उस चर्चा के अंतर्गत थोड़ा हमने कल विजयार्थ आदि के बारे में समझा था, जो लगभग लगभग हमारे चर्चा में नहीं आया है। बार बार हमने सुना तो है विजयार्थ पर्वत, विजयार्थ पर्वत, विजयार्थ पर्वत, लेकिन विजयार्थ पर्वत क्या होता है, वहाँ कौन कौन रहता है और वहाँ और क्या क्या है, इन तमाम बातों पर थोड़ी चर्चा सामान्यतः नहीं होती है। लेकिन लकीली तत्वार सूत्र के प्रकरण के कारण हम इस विजयार्थ पर्वत को भली भांति समझ पाए। और न केवल विजयार्थ को, आप इस अध्याय के पूरे होते होते जो भी तीन लोक में अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उन सारे अकृत्रिम चैत्यालयों के स्थान को अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। तो कभी भी आप जब शांति विधान में या कोई और अन्य विधान के माध्यम से अकृत्रिम चैत्यालयों के अर्घ्य चढ़ाएंगे, तो आपके दिमाग में क्लियर कट चित्र बनेगा कि हम कहाँ पर अर्घ चढ़ा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीजें हमने ये इस अध्याय का बाई प्रोडक्ट है। यानी हम समझ रहे हैं जीव का स्थान, लेकिन जिन देव का स्थान भी हमें यहाँ पर पता चलता जाएगा, जिन प्रतिमाओं का स्थान भी हमें यहाँ पर पता चलेगा कि कहाँ कहाँ जिन प्रतिमाएं हैं और कैसी कैसी। ओके, तो कल कहाँ तक के देख लिए थे? विजयार्थ पर्वत का। और ये भी समझा था कि हर विजयार्थ पर्वत पर एक अकृत्रिम चैत्यालय होता है। देखिए यहाँ पर, और कितने कितने विजयार्थ पर्वत हैं, तो जितने क्षेत्र हैं, जितने क्षेत्र हैं, जितने आर्यखंड हैं, उतने आर्यखंडों में सर्वत्र विजयार्थ पर्वत होता है। मतलब जहाँ जहाँ कर्म भूमि है, वहाँ वहाँ आर्यखंड है, वहाँ वहाँ मिलिक्ष खंड है, और जहाँ जहाँ आर्यखंड और मिलिक्ष खंड है, वहाँ वहाँ विजयार्थ पर्वत भी है। क्योंकि हर जगह कर्म भूमि में चक्रवर्ती होता है, और हर जगह का चक्रवर्ती अपनी विजय के लिए जाता है, और विजय करने के लिए जहाँ आदि विजय 3 खंड की पूरी होती है, उसे विजयार्ध पर्वत कहते हैं। ठीक है ना? इसमें ये 3 स्टेज होती हैं जो मैंने कल आपको बताई थी, कि यहाँ पे नगरियां हैं, 50 नगरीज हैं। तो आप टोटल लगा सकते हैं पूरे 2.5 द्वीप में कितनी नगरियां होंगी। 2.5 द्वीप का तो छोड़ो, पहले जम्बू द्वीप का लगा सकते हो? है? बोलो कौन सी गणित लगेगी? अगर मैं आपको बोलूं कि जम्बू द्वीप की क्या कहते हैं, विद्याधरों की नगरियां हैं, तो कैसे निकालोगे? मैथमेटिक्स है इसमें, और कुछ नहीं। कौन बता सकता है? थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन भाग्यवान है? बड़ा सरल है। जितने, मैंने सिंपल क्या बोला? मैंने आपको सिंपल बोला जितने आर्यखंड हैं, आर्यखंड है। बराबर। अब आर्यखंड कितने हैं? जितनी कर्म भूमिया है, क्योंकि हर कर्म भूमि में एक ही आर्यखंड है। अगेन कर्म भूमिया कितनी है? बड़ी सरल है। 32 कर्म भूमिया विदेह की, 32 विदेह की, 2 आर्यखंड और 2 भरत एरावत की, तो 34 हो गई, और बराबर। तो 34 कर्म भूमिया हुई, तो 34 कर्म भूमियों के 34 आर्यखंड हुए, और 34 आर्यखंड में सब जगह एक एक चक्रवर्ती होता है। तो चक्रवर्ती जहां, मतलब एक एक आर्यखंड बराबर एक एक विजयार्थ, और हर विजयार्थ की ग्राउंड फ्लोर पर से थोड़ा ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है, उसमें 25 नगरियां हैं। तो 34 मल्टीप्लाई बाई 50, तो कितनी निकल आएंगी? हैं? जम्बू द्वीप की। अब देखो, जम्बू द्वीप की जो निकलेंगी उसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर दोगे तो 2.5 द्वीप की निकल आएंगी, बराबर। ये आप जब पूरा नक्शा समझ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से ख्याल में आ जाएगा। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है। 34 मल्टीप्लाई बाई 5 तो कितना होगा? 3 5 6 15, 150, और 4 4 5 6 5 के बीच 170, जिसके क्या कहते हैं 170 हुए, और नहीं सॉरी 50 है ना,
तो इतनी प्रकार की वहां पे नगरियां, 1700 नगरियां करीबन वहां पे हो जाएंगी। ख्याल में आया? 1700 बराबर। तो इस गणित से आप इसकी नगरियों को निकाल सकते हैं। क्लियर? क्लियर दिनेश भाई? बराबर। हाँ हाँ बराबर बराबर। सर चलो, हाँ ये 50 नगरियां मैट्रिक्स। लिखी ना। हाँ, तो इस तरीके से आप उसकी गणित पूरी निकाल सकते हैं। फिर अवयव देवों की श्रेणियां हैं, वो भी वो उनकी नगरियां हैं, बराबर। और फिर ये यहाँ की कूट हैं और ये अकृत्रिम चैत्यालय हैं। तो जितने अकृत्रिम चैत्यालय कितने होंगे इतना तो बताओ, चलो बड़ा सरल सा प्रश्न है। विजयार्ध पर्वत संबंधी कितने अकृत्रिम चैत्यालय आएंगे जम्बूद्वीप में? जितने विजयार्ध उतने अकृत्रिम चैत्यालय भाई। 170। हाँ अरे एक ही है भैया, 5 नहीं है। जम्बूद्वीप अड़ीद्वीप में बढ़ जाएंगे 170। जम्बूद्वीप में तो 32 and 2, मतलब विदेह के 32 और भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र का। ओके, ऐसे करके उसकी गणित समझ लेना। क्लियर? समझ में आया ना? आगे चलते हैं। अब अपन जरा उसको आगे बढ़ते हुए उन सरोवरों पे जाते हैं। ये कोई ऐसे वैसे सरोवर नहीं है, ये समुद्र की भांति सरोवर है। और उन सरोवर की लोकेशन जो मैंने कल आपको बताई थी, आपको भी याद होगा, उसी लोकेशन को मैं बताते हुए एक बार यहाँ से देखें, फिर अपन सूत्र को देख लेंगे। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि ये जम्बूद्वीप रहा, सुमेरु पर्वत रहा, ये जो है ब्लू कलर की नदियां हैं, और ये नदियां जहां से निकल रही हैं वो स्थान है सरोवर। स्वाभाविक है, इतनी बड़ी बड़ी विशाल नदियां जहां से निकलती होंगी वो सरोवर नहीं है, वो अत्यंत अत्यंत विस्तृत जल के स्रोत हैं। मतलब ऐसा नहीं कांकरिया नीचे कि नानो सर को तालाब जेવો હોય એવું નથી ભાઈ। सरोवर એટલે એટલું નાનું નથી, બહુ જ विशाल છે वो। आप इसके टापू को देखकर और इसके विस्तार को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे 6 सरोवर हैं जहां जहां पे ब्लू दिखाई दे रहा, 1 2 3 4 5 6, बराबर। इन 6 सरोवरों में से 14 नदियां रिवर्स हैं, वो निकलती हैं, जिनकी चर्चा अपने को यहाँ पे करनी है। ओके, देखो सबसे पहले अपन सरोवर को देखते हैं। ये सरोवर कितने हैं? बोले सरोवर 6 हैं। कौन कौन से? मैं बोलता हूँ, आप लोग दोहराएंगे। पद्म महापद्म, पद्म महापद्म, महापद्म, तिगिंछ केशरी, तिगिंछ केशरी, तिर्यंच केसरी, महापुंडरीक पुंडरिका, महापुंडरीक महापुंडरीक पुंडरीका, हृदास्तेषाम् उपरि, हृदास्तेषाम् उपरि। देखिए अपन दास्तेषाम् उपरि, हृदास्तेषाम् उपरि, बराबर। हृदा, हृदा मतलब क्या कहलाता है? हृदा मतलब कहलाता है सरोवर, बराबर। तेषाम उपरि, उनके ऊपर सरोवर हैं। किनके ऊपर सरोवर हैं? तो जितने किसकी बात चल रही थी अभी? किसकी चर्चा चल रही थी कंटिन्यूअसली? अभी कंटिन्यूअसली पर्वतों की, पर्वतों की। तो पर्वतों के ऊपर, तेषाम मतलब पर्वतों के, ऊपरी मतलब ऊपर, हृदा मतलब सरोवर हैं। तेषाम उपरि हृदाः, उनके ऊपर सरोवर हैं। कैसे हैं, क्या क्या नाम है उनका? बोले पहले समुद्र, पहले पहाड़ पर जो है उसका नाम है पद्म, बराबर। दूसरे पहाड़ पर जो है उसका नाम महापद्म, तीसरे पहाड़ पर जो है उसका नाम तिगिंछ, चौथे पहाड़ पर जो है उसका नाम केशरी, पांचवे पर महापुंडरीक और छठवें पर पुंडरीक, बराबर। तो 6 सरोवर और 6 पहाड़। और कौन से? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखर, बराबर। उन 6 क्या कहते हैं, पहाड़ के ऊपर 6 सरोवर हैं। हिमवन के ऊपर पद्म, बराबर। आगे बोलो। महाहिमवन के ऊपर महापद्म, हिमवन, हाँ। निषद के ऊपर त्रिगिज, त्रिगिंज, बहुत बढ़िया। हिमवन, महा, निषद। नील के ऊपर केसरी, केसरी, हाँ केसरी। फिर निषद, रुक्मी के ऊपर महापुंडरीक, महापुंडरीक, और शिखरी और के ऊपर शिखरणी पुंडरीक। पर पुंडरीक। इससे सरल प्रश्न नहीं हो सकता।
जो जो जानने लायक था वो प्रश्न के रूप में पूछ रहा था, जो सामने था वो उत्तर में आ रहा था। अब रिवर्स करूं तो आप बात थोड़ी समझ में आई। क्या मैं एक आध रिवर्स पूछता हूँ, जैसे केसरी सरोवर कौन से पहाड़ के ऊपर है? बिना पलटाए बोलो, चलो। है नीलवंत। ये थोड़ा मामला नीलवंत। है। नहीं नीलवंत। नीस कौन सा सरोवर है? केसरी सरोवर कौन से पहाड़? नीलवंत। वन महावन हाँ, निशा हिमवंत के नीलवंत। ऊपर। नील है। नीलवंत। नीलवंत। हाँ नीलवंत। हाँ हाँ, देखो, निशद निस हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील। चौथे नंबर का कौन सा है? नील। नील। तो नील। पद्म, नील नील। महापद्म, तिगिंच, केसरी। तो यहाँ का चौथा तो हम्म, यहाँ का चौथा। हम्म, बराबर समझे? मतलब इजी हम्म। इजी क्वेश्चन के उत्तर तो अच्छे आ गए, कठिन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। ओके, अब फिर से एक और सरल सा आपको चांस देता हूँ। बराबर, सरल सा ही है, चलो। पुंडरीक किसके ऊपर है सरोवर? शिखरी। शिखरणी शिखर है। सिकरी बहुत बढ़िया, करी चलो सरल। किसी भी क्वेश्चन के पहला और लास्ट उत्तर सबसे सरल होता है। बराबर, चलिए ठीक है। और बीच वाला कठिन होता है हमेशा, इस मनोविज्ञान। चलिए, ये 6 तालाब है। ओके, आगे अपन देखते हैं अब उन तालाब पर क्या है। बराबर, तो सबसे पहले 15 नंबर के सूत्र में उन तालाब का विस्तार बताया है। कैसे वो तालाब है तो बताते हैं। उस तालाब में बताया कि प्रथमो योजन सहस्त्रायाम, बोलो, प्रथमो योजन सहस्त्रायाम। योजन सहस्रायाम योजन सहस्रायाम। हाँ हाँ, तदर्थ विस्कंभो रदाहा। तदर्थ 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 विस्कंभो। विस्कंभो रदो बराबर, एक साथ बोलोगे तो इजी है। प्रथमा योजन सहस्त्रायाम तदर्थ विस्कंभो रदा। प्रथमो योजन सहस्रायाम सहस्रायाम मस्तदर्थ विस्कंभो रदो बहुत सरस। प्रथमो योजन सहस्र, पहला। प्रथमो मतलब पहला। प्रथमो मतलब कौन सा पहला? कौन सा पहला? लास्ट सूत्र में किसकी बात शुरू हो गई थी? ये अनुवृत्ति कहलाती है। सूत्रों में हमेशा अनुवृत्ति की इंपॉर्टेंस सरोवर होती है। हाँ, सूत्रों में हमेशा अनुवृत्ति की इंपॉर्टेंस होती है ना। तो पहले जैसे पहाड़ की बात चल रही थी, तो पहाड़ के ऊपर सरोवर है। अब सरोवर की बात शुरू हो गई तो प्रथम शब्द लास्ट के साथ में जुड़ेगा। तो लास्ट किसकी बात चली? बोले सरोवर की। तो पहले नंबर का सरोवर कैसा है? तो योजन सहस्त्र। अब योजन के साथ में कुछ जोड़ा नहीं है, 1 2 3 4 आदि। तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि एक की बात है, यानी एक होता है तो जोड़ा नहीं जाता। हजार बोलते ना अपन, हजार, हजार का मतलब क्या समझते हैं? 1000, 10,000 थोड़ी समझते हैं। तो ऐसे ही कि पहला स्वरूप, मतलब मैं कितना बताना चाहता हूं आपको कि आचार्य कितना विचार विचार करके सूत्र लिखते हैं कि एक भी अक्षर उन्हें कहीं से काटने को मिल जाए, कहीं से कट करने को मिल जाए तो अतिशय खुश होते हैं। इसलिए पहला तालाब नहीं बताएंगे, तालाब शब्द हटा दिया, 1000 योजन हटा दिया। बराबर बराबर, फिर आधा 500 योजन हटा दिया, तो उन्हें 500 योजन लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो उन्होंने तदर्ध लिख दिया, मतलब उससे आधा। अब देखो, 500 योजन ये लिख सकते थे, 500 योजन चौड़ा उसका वो होता है, व्यास होता है। बराबर बराबर, समझ में आया? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम वो नहीं लिखेंगे, हम कितना लिखेंगे? तदर्ध, क्योंकि 500 योजन से कम अक्षर घेर रहा है। तो उसकी हाइट बताई है 1000 योजन, और 1000 योजन लंबा है। और तदर्ध मतलब उससे आधा चौड़ाई वाला वो क्या है? 500 योजन, यानी 1000 का आधा कितना होगा? 500। रदाहा मतलब ऐसा वह पहले नंबर का सरोवर है। तो पूरा अर्थ क्या हुआ? पहला नंबर का सरोवर 1000 योजन लंबा और तदर्ध विस्कंभ मतलब उससे आधी चौड़ाई वाला है। क्लियर? समझे? बड़ा सरल सा अर्थ है। अब देखो 16वें नंबर, बोले आपने साहब 2 डायमेंशनल तो बोला, गहराई तो बोली नहीं, तो गहराई के लिए अलग से सूत्र लिखना पड़ा। उसके लिए क्या है? 10 योजनावगाहा, बोलो
दश योजना योजना अवगाह 10 10 योजनावगाह। योजना अवगाह। 10 अवगाह। हाँ बहुत बढ़िया, 10 योजनावगाह, बराबर कि 10 योजन अवगाहन है। कौन सा है उसका? 10 योजन अवगाहन, मतलब वो गहरा कितना है? 10 योजन गहरा है। यानी डेप्थ अपन नापते हैं ना, कभी स्विमिंग पूल में जाते हैं तो लिखा हुआ था 3 फीट 5 फीट 10 फीट 6 फीट। तो इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो कितनी है? तो वो गया है 10 योजन की गहराई है। ओके, ऐसा ये नंबर का ये सूत्र यहाँ पे बताया, बराबर। देखो मुझे बीच में विकल्प आ रहा है, आखिरी में टाइम रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बीच में आपको एक बात बोल देता हूँ। ये अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक परमागम ऑनर्स के बारे में कुछ मैसेज किए थे, सबने देखे होंगे वो ग्रुप में, कि एक परमागम ऑनर्स की क्लास चलती है। ये मुंबई से डॉक्टर साहब की प्रपौत्री जो हैं स्वानुभूति जी, उन्होंने इस कोर्स को डिजाइन किया है। लगभग 5 वर्ष हम शास्त्री में जो पढ़ते हैं, वह पढ़ाई ही उसमें कराई जाएगी। और उसका पूरा का पूरा सिलेबस है, स्कूल यूनिवर्सिटी मतलब ओपन यूनिवर्सिटी जैसी होती ना, उस टाइप की वो उसका सिलेबस उन्होंने पूरा का पूरा बनाया। उसमें गुजराती बैच स्टार्ट हो रहा था, तो काफी दिन से फॉलो अप कर रहे थे कि भाई आप गुजराती बैच लो। तो वो मैंने उसके लिए एग्री परमिशन दे दी है। तो वो करीबन इस सैटरडे से वो गुजराती बैच स्टार्ट हो रहा है। उसमें मैं 2 घंटे वीक में 2 घंटे यानी हर शनिवार को 7:30 to 9:30 ये मेरे परमागम ऑनर्स की क्लास चलेगी, बराबर। इसमें जिसको ज्वाइंट होना हो, मतलब उसमें क्या किया जाएगा, सिलेबस पूरा उसमें दिया, आप देख लेना थोड़े मैसेज को, और जिसको इंटरेस्ट हो उसके लिए पर्सनल भी सारा डिटेल पहुंचा दूंगा। उसमें बाल बोध से लेकर समय सार तक जैसे हम लोगों ने पढ़ाई की है, तकरीबन वैसे ही आप लोगों को पढ़ने का मौका, यूनिवर्सिटी का पैटर्न रहेगा पढ़ना, एग्जाम मतलब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा कि पढ़ना, सिलेबस, प्रोजेक्ट और वगैरह वगैरह जो भी चीजें होती हैं वो उसमें सब रहेंगी, बराबर। तो 2 घंटे वीक में हम सब निकाल सकते हैं, और एक सिस्टमेटिक पढ़ाई भी उसमें बहाने अपनी इस बहाने हो जाएगी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगी, उसमें बाल बोध से लेकर अप टू समय सार, और मेरे को भी उन्होंने बिल्कुल बांध के रखा है उसमें कि आपको आधे घंटे में ही ये चैप्टर पूरा करना है, ये चैप्टर 15 मिनट में पूरा करना है। मतलब कम समय में अधिक से अधिक सारभूत विषय आपको उसके माध्यम से मिल पाएगा, बराबर। तो जिसका भी इंटरेस्ट हो वो उस मैसेज में देख लें, या मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, या प्रतीक ने भी रिसेंटली फॉर्म भरा है उससे पूछ लें। जैसे भी करके अगर कोई ज्वाइंट होना चाहता है तो वो गुजराती बैच अपना जो स्टार्ट हो रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइंट हो, तो एक सिस्टमेटिक पढ़ाई आपकी हो जाएगी, बराबर। वहां से मैं जो भी लोग सोच रहे हो कि भाई कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, अथवा पढ़ भी लिया हो लेकिन वो सब जिगजैग मैनर में यहाँ वहां घूमता रहता हो, कुछ याद नहीं रहता हो, ये अपनी समस्या है। पता है स्वाध्यायी लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्वाध्यायी लोगों की खबर सब है लेकिन वो कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है कुछ पता नहीं चलता। जैसे मैं एक सिंपल बात आपको, आपके कंप्यूटर में सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ हो, लेकिन किस फाइल में है, कौन सा फोल्डर में है, आप उसको सर्च करने का कुछ नहीं आते हो, तो समय पर काम नहीं लगता। होता है कि नहीं होता है सर? यानी आपके अगर कंप्यूटर में वो डेटा पड़ा हुआ है तो आपको उसका स्थान पता होना चाहिए कि ये कौन सी फाइल और कौन से फोल्डर में है। सेम बात यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर ये परमागम ओनर जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए तो काम का है ही, एक्चुअली उनके लिए कम काम का है, उनको तो इंट्रोडक्शन होगा इतने कम समय में। लेकिन जो थोड़े समय से स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं वो इसमें ज्यादा ग्रिप ले पाएंगे, क्योंकि वहां पे पूरा सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो कम समय में, मैं 2 घंटे में बहुत ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आपने पहले सुनकर रखा हो, पढ़कर रखा हो, तो आप उस चीज को कोरिलेट ज्यादा अच्छे से कर लेंगे और वो काम में ज्यादा आएगा। इसीलिए जिनको भी इंटरेस्ट हो अथवा जो भी सोच रहे हो बराबर पढ़ने सुनने का, तो वो लोग इसमें ज्वाइंट हो जाएं तो काफी ज्यादा बेनिफिट उनको मिलेगा। मैं तो हूं ही, कभी कोई आपको दूसरे उसमें 20 लोग हैं, 20 में से 10-12 लोग तो यूएस के हैं, सिंगापुर के हैं, दुबई के हैं और क्या कहते हैं
इन इन कंट्रीज के हैं, केन्या वगैरह के, 8-10 अपने गुजरात के हैं, तो उन लोगों के लिए भले ही प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप ज्वाइंट होंगे तो आपके लिए तो कभी भी दिक्कत नहीं है, कभी भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मेरी एक अंतरंग भावना है कि अगर मैं ये बैच शुरू कर रहा हूँ तो पालड़ी के लोग ज्यादा से ज्यादा उससे जुड़े। बराबर, कारण क्या है कि बस वही एक कारण है और कोई कारण नहीं है कि सिस्टमेटिक सबका एक एक पूरा हो जाएगा। अभी पढ़ने की पद्धति हमारी बराबर नहीं होती, हम हर कुछ पढ़ते हैं, हर कुछ पढ़ते हैं इन द सेंस, कभी पत्रिका पढ़ ली, कभी आत्मधर्म पढ़ लिया, कभी विद्राग ज्ञान पढ़ लिया, कभी ये पढ़ लिया, कभी एक प्रवचन सुन लिया, कभी दूसरा प्रवचन सुन लिया, कभी समय सा, तो सब फाइल घूमती रहती है दिमाग में, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। अगर आप ऐसे सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो जैसे हम लोग शास्त्री लोग तैयार होते हैं, वो 5 साल में कितने प्रॉपर होके प्रवचन तक करने लगते हैं, तो एक सामान्य मुमुक्षु अगर 50 साल से पढ़ रहा है तो एक विषय के बारे में 5 मिनट क्यों नहीं बोल पाता, क्यों उसे समझा नहीं पाता या समझ नहीं पाता? उसका एकमात्र कारण है जिगजैग मैनर में की हुई पढ़ाई। बराबर, तो एक आपको एक गोल्डन चांस है, आप जुड़िए उसके साथ में और मैक्सिमम उसमें लाभ लेने की कोशिश कीजिए। आज बहुत कम लोग हैं अपनी क्लास में, जो और लोग भी जुड़ना चाहें उनको तो उन तक भी ये जानकारी पहुंचाएं। इस संबंध में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर अपना अगला सूत्र लेते हैं। है कोई प्रश्न? चलिए, बुक मटेरियल सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा और सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी सब अवेलेबल है। हार्ड कॉपी अगर आपके पास नहीं है तो मंगा लें, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी का ऑप्शन तो हमेशा रहता ही है अपने पास में ऑनलाइन, वो मैं शेयर करता जाया करूंगा समय समय के साथ में। उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में आप सब लोगों को ज्वाइन कर दिया जाएगा और जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा, क्लास की लिंक रहेगी, वो सब उस ग्रुप में शेयर टाइम टू टाइम करती जाया करेंगे। ओके, तो जिसको भी इंटरेस्ट हो वो इसमें सोचे और ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन हो, मेरी तो इच्छा है। बराबर ना? चलिए अपन इस चीज, हाँ, अभी अपने आज क्लास में कम लोग हैं, ज्यादा और भी जो लोग अपने मोक्षु स्वाध्याय जिज्ञासु हैं उन तक भी ये खबर पहुंचा दें, तो वो लोग को अगर ज्वाइंट होना हो तो ये उसकी फ्राइडे से ये क्लास, सैटरडे से क्लास, इसी सैटरडे से क्लास चालू हो रही है। बराबर, तो किसी को कोई गैप नहीं पड़ेगा और वो काम उनका अच्छे से हो जाएगा। क्लियर? लेकिन उसमें मैं बार को आपको पहले से अलर्ट करता हूँ, वो सिस्टमेटिक पढ़ाई है, लेथार्जिक वे में नहीं चलेगा। लेथार्जिक वे में मतलब आप कहोगे 15-20 मिनट लेट हो जाए, होमवर्क नहीं करें, ये नहीं करें, तो वो उससे आपकी मार्किंग में असर पड़ेगा। बराबर, पंडित जी सब चला लेते हैं, लेकिन जो वहां की पढ़ाई रहेगी उसमें ऐसा नहीं चलेगा, उसमें आपको सिस्टमेटिक डिसिप्लिन के साथ में ही सब चीजें सीखनी समझनी पड़ेगी। ओके, चलिए अपन अगला सूत्र कहते हैं, बीच में जो विकल्प था भूल ना जाऊं इसके लिए मैंने कह दिया। अपन अगले सूत्र पर आते हैं। देखिए, ये गहराई की बात हो गई, अपन समुद्र सरोवर में डुबकियां लगा रहे थे और देखा था कि वो डुबकी लगाने में तो बहुत गहरा है, बिना ऑक्सीजन के डूब जाएंगे। बराबर, आगे अपन चलते हैं। 10 योजन गहरा, अब कितना है वो? अब उसके बीच में कितना बड़ा वो समुद्र है कि उसके बीच में कमल के जैसा एक टापू है, उसको क्या नाम दिया है? तन मध्य योजनम पुष्करम। बोलिए, तन मध्य योजनम पुष्करम। उसके मध्य में, मतलब सरोवर के मध्य में क्या है? 1 योजन लंबा चौड़ा सरोवर है। पुष्कर, पुष्कर मतलब कमल। कमल मैंने जैसे कल आपको बताया था, कमल मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कमल पृथ्वी का एक कमल हो, ये कमल सॉरी वनस्पति का एक कमल हो, ऐसा नहीं है, ये पृथ्वी का एक कमल है। इन शॉर्ट ये कमल के शेप का एक टापू, आइलैंड। जैसे कई बार अपन सैटेलाइट के चित्रों के माध्यम से नहीं देखते, अमुक आइलैंड्स को बोलते हैं ये तो शंख के जैसा है, अमुक आइलैंड को बोलते हैं ये इसके जैसा है, उसके जैसा है। तो ये जो है ये कमल के जैसा एक टापू है और कितना है? 1 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा। ओके, इतना है इसका विस्तार है। हाँ, बराबर ना? चलो इसको अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
अब उस पद्म द्रह का, द्रह मतलब सरोवर होता है, और उसका जो कमल है वो कैसा है, उसकी बातें कुछ बताते हैं। बड़ी जानकार दिलचस्प बातें हैं, आपको जानकर आनंद होगा कि क्या क्या है उसके अंदर में। ये कमल के सेब का आइलैंड है, कमलाकार टापू है, मतलब कमल के सेब का आइलैंड है। इसमें टोटल कमल कितने हैं? एक ही कमल नहीं, कमलों का समूह है, यानी आजू बाजू 1,40,115 बराबर 1,40,115, इतने सारे उसमें कमल हैं। अब वो है कैसा, वो बताते। तीसरे नंबर का विशेषण, पृथ्वी का एक है तथा मणियों से सजा हुआ है पृथ्वी का एक, पूरा का पूरा पत्थर का बना हुआ है, पृथ्वी का एक मिट्टी है, पत्थर है, और मणियों से सजा है। डेकोरेटिव किससे किया है? उसके लिए मणियों से किया हुआ है। देखो हर आकृतिम चीज है, और हर आकृतिम चीज का लगभग लगभग विस्तार, और वो कुदरती रूप से उन मणियों आदि में वो बनी हुई रहती है। आगे, मध्य का कमल, मध्य का जो सेंटर का कमल है वो 1 योजन बड़ा है। कितना योजन बड़ा है? 1 योजन बड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 1 कोस का इसका विस्तार है, 4 कोस ऊपर है, और ये टोटल इसका जो है ना वो 1 योजन यहाँ पर आ जाता है। ओके, देखो ये यहाँ से देखो, ये उसका पूरा का पूरा बता रहे, 2 कोस जमीन में, 2 कोस ऊपर है ना। ये उसका 1 कोस की उसकी ये जो कमल की डंडी होती वो है। दिख रहा है ना सभी को? थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है? अभी दिख रहा है क्लियर? हाँ, और थोड़ा जूम कर देते हैं। ये सारा डिटेल आपको इससे पता चल जाए कि मतलब 4 कोस का 1 योजन होता है ना, तो वो कैसा 4 हो रहा है बताते हैं। एक मतलब 2 कोस हुआ ऊपर बराबर, और 2 कोस हुआ उसके नीचे। 10, ये देखो 10 योजन, ये 1 योजन पूरा आया। फिर उसके बाद 1 कोस के बराबर उसका ये हुआ, 2 कोस का ये रहा, 2 कोस का ये था, 1 कोस इस तरफ, 1 कोस इस तरफ, और फिर जाके वो ऊपर जाता है बराबर। तो ऐसे करके उसका पूरा का पूरा विस्तार, आप और विशेष जानना हो तो अभी इतना विशेष अपन नहीं ले रहे चर्चा में, लेकिन अगर आप तत्वार सूत्र की टीका ग्रंथ आदि पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको ख्याल में आ जाएंगी। ओके, तो ऐसा वह है। अब उसमें वो तो इतना हुआ 1 योजन बड़ा, और बाकी सब कैसे हैं? बाकी सब कैसे हैं? तो बोले बाकी सब आधे आधे योजन के हैं, आधे आधे योजन। ये 1 योजन का है, बाकी असिस्टेंट सारे आधे योजन। मध्य कमल में देवियां रहती हैं, ये वाला चित्र बराबर। जो सेंटर में जो कमल है वो कमल में, मतलब उस आइलैंड में कमल वासिनी देवी यहाँ रहती है। मतलब वो उनकी सेपरेट टेरिटरी है, और उस टेरिटरी में उन देवी का स्थान है बराबर। ये थोड़ा महिलावादी सी व्यवस्था है कि मध्य में, सेंटर में, हर जगह सत्ता का पावर क्या कहते हैं, पुरुषों के पास में रहता था पहले के समय में। आज के समय की बात नहीं कर रहे, मनमोहन सिंह के टाइम से रिकॉर्ड बदला गया। लेकिन पहले के समय में सत्ता का पावर पुरुषों के पास रहता था, बाकी जगह है। लेकिन ये जो है थोड़ी फेमिनिस्टिक सिस्टम थोड़ा लग रहा है, महिलावादी नारीवादी व्यवस्था लग रही है, क्योंकि सेंटर एरिया में, कोर एरिया में किसको बिठाला है? नारी शक्ति को बिठाला है बराबर। और मैं जाहिर में होता तो बोला बजाओ तालियां बराबर। तो मध्य कमल में देवियां रहती, बाकी के कमलों में, बाकी के कमल मतलब 1,40,115 जो कमल है, इसमें पहले कमल को छोड़कर बाकी के कमल में अंगरक्षक, सेना, अनीक आदि देव रहते हैं। इतने इतने टाइप के देव जो होते हैं बराबर, उतने हो। अब देखो जितने कमल हैं, देखो जितने कमल हैं उतने जिनालय हैं। गजब है कि नहीं है भैया? 1,40,115 कमल तो अकेले क्या कहते हैं, इस पे हिम्मन पर्वत के पद्म सरोवर में है। महाहिम्बन में से डबल हो जाएगा, और उसके बाद में जो है उसको तीसरे नंबर का आएगा, उसमें उससे डबल हो जाएगा।
फिर उसके बाद में डबल रहेगा, फिर कम कम होते, मतलब टोटल अगर आप सरोवरों के कमलों की संख्या निकालेंगे तो आपको जिनालयों की संख्या भी निकल आएगी। कभी अपन तो पर्यूषण वगैरह में जब बाद में जाते हैं तब अपन तो कहाँ चले जाएंगे सब, या तक गिरनार चले गए, पावागढ़ चले गए, तारंगा चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, क्या करें, इतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अड़ीदीप में तो सर्वत्र ही अकृत्रिम चैत्यालय हैं। हाँ, और कितने और क्या वैभव होगा उनका, अहो। वो बार बार याद आता है, शांति विधान बहुत बढ़िया एक पंक्ति आती है, तीन लोक में है आकृतिम जिन बिंब सब, शुद्ध आत्मा के हैं ये प्रतिबिंब सब। ये सब आकृतिम चित्तालयों की महिमा में क्यों आती है? ये आकृतिम चित्तालयों की महिमा में इसलिए आती है क्योंकि सारे आकृतिम चित्तालय हमारे शुद्धात्मा के प्रतिबिंब है। क्योंकि जैसे आकृतिम चित्तालयों को किसी ने बनाया नहीं है, वैसे ही आकृतिम क्या कहते हैं, जिन बिंब भी किसी आकृतिम स्वभावी आत्मा को भी किसी ने बनाया नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसी व्यवस्था है साहब। तो इसीलिए कृत्रिम चैत्यालय हमारे लिए महिमाशाली होते हैं, कृत्रिम बिंब भी महिमाशाली होते हैं, लेकिन अकृत्रिम आत्मा को रिफ्लेक्ट बराबर करते हैं। इसीलिए अकृत्रिम चैत्यालयों को देखे बिना भी हमें उनका बहुमान आता है, और उस बहुमान में हम उनके प्रति अर्घ्य चढ़ाते ही चढ़ाते हैं। बराबर, बहुत बढ़िया है, ये सब चीजें जानने पर आनंद होता है। अब आगे बताते हैं कि जो मैंने आपको बताई थी ना गणित, कि आगे क्या है। चलिए पद्म सरोवर में आ गए, अब आगे क्या है? तो आगे का बताते हैं, आगे बताते हैं, तद द्विगुण द्विगुणा, बोलिए, द्विगुणा, तद द्विगुण द्विगुणा, तद द्विगुण तद्विगुण द्विगुणा, हृदाः पुष्कराणि च, पुष्कराणि बढ़िया, तद्विगुण द्विगुण हृदः पुष्कराणि च, बोलिए, तद्विगुण द्विगुणा पुष्कराणि च। बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखो क्या कहते हैं, उससे द्विगुण द्विगुण मतलब उससे दूने दूने क्या है, हृदः मतलब तालाब, पुष्कराणि मतलब कमल है। मतलब सिंपल, जिसको इस तरीके से आप समझो, इसमें भी आपको ख्याल में जाएगा कि देखो ये मैप है ना, इसमें भी आपको ख्याल में जाएगा कि ये जो इसमें दिखाई दे रहा है ना, ये जो है, तो इससे आगे तक इसकी जितनी व्यवस्था है इससे डबल होगी इसमें, इसकी जो व्यवस्था है इससे डबल होगी इसमें, फिर इसकी और इसकी सेम रहेगी, फिर इससे आधी हो जाएगी, और फिर इसके बाद इसकी व्यवस्था उससे आधी हो जाएगी। यानी विदेह के आजू बाजू के जो सरोवर और कमल हैं वो हाईएस्ट होंगे, वो इससे डबल होंगे, और बाकी फिर उसके बाद में माइनस होते जाएंगे। क्लियर? आई बात समझ में? आगे संख्या में बताएंगे तो आपको और ख्याल में जाएगा। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर कि तद द्विगुण द्विगुण हृदय पुष्कराणि च, उन सबके द्विगुण द्विगुण कैसे हैं? पुष्कर और कमल दूने दूने हैं। अब इन कमलों में क्या कहते हैं, और कौन कौन रहता है तो बताते हैं। चलिए सूत्र है, तन निवासिन्यो देव्या, बोलिए, तन निवासिन्यो देव्या तन्निवासिन्यो दिव्या तन्निवासिन्यो देवी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपमस्थित्या ससामानिक परिषत्काः। देखो अपन किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो कितना वो इंट्रोडक्शन देने में कितना टाइम लगता है अपने को, ये आचार्यों से समझना चाहिए कि इन्होंने कितने शॉर्ट में सबका इंट्रोडक्शन करा दिया। अधिक बोलने वाले हम जैसे लोगों को आचार्य समझा रहे कि शॉर्ट में बोलना सीखो। देखो कितनी सारी बातें यहाँ पर उन्होंने एक सूत्र के माध्यम से कह दी। कैसे कह दी? देखो,
कि सबसे पहले बोले कि बात किसकी कर रहे हैं, उनमें जो देवियां हैं उनके नाम बता दिए। तन निवासिन्यो मतलब कमल, आप समझ लेना, कमलों की चर्चा चल रही है तो कमल आप समझ लेना। तन मतलब वहां, निवासिन्यो जो रहने वाले हैं, ऐसे कौन देवियां, वो कौन कौन सी हैं तो बताते हैं। श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, ये 6 देवियां हैं। 6 सरोवर हैं और 6 सरोवरों की अधिष्ठात्री 6 देवियां हैं। अब यहीं से वो सब बातें, वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी कमल वासिनी है, तो वो श्री देवी जो है, ये बॉलीवुड वाली श्री देवी नहीं, नहीं तो बॉलीवुड वाली श्री देवी समझो आप, ये जो धर्म की पद्म सरोवर की श्री देवी है, बराबर, उसको उन्होंने अपर नाम लक्ष्मी रख दिया। अब वो रहती कहाँ है, कमल नाम के टापू पे, आइलैंड पे रहती है। तो लोगों ने अपने मन में ऐसा विचार कर लिया कि कोई ऐसी गॉडेस मतलब लक्ष्मी है जो कमल पर रहती है, कोई ऐसी देवी है जो जो श्वेत कमल पर रहने वाली सरस्वती है, कोई ऐसी देवी है जो बुद्धि को देने वाली सरस्वती हो गई, कोई बल को देने वाली, मतलब सबके साथ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कमल जुड़ा हुआ है। अगर आप कभी हिंदू देवी देवताओं का, खासकर देवियों का स्वरूप समझेंगे तो देवों को तो कमल पे कम बैठाला है, देवियों को कमल पे ज्यादा है, बराबर। लक्ष्मी जी लाल कमल पर, सरस्वती जी क्या कहते हैं श्वेत कमल पर, और जो भी है देवियां वो उनके लिए कमल वागी व्यवस्था जरूर की है, बराबर। तो कैसे हुई कि एक्चुअल में वो देवियां वो देवी नहीं जो वो लोग कल्पना करते हैं, ये ऐसी देवियां हैं और जो कमलाकार टापुओं पर रहती हैं। तो लोगों ने उसकी कल्पना ऐसी कर ली कि किसी कमल के ऊपर किसी देवी का वास होता है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो, तो इसमें इसमें कौन कौन सी है कि श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, ये देवियां हैं, बराबर। अब वो रहती किसके साथ में है, बराबर। तो उनकी यहाँ पे पहले बताया आयु कितनी है, बोले पल्योपम स्थिति वाली है, यानी इन देवियों की एज एक पल्योपम है, बराबर। और रहती किस किस के साथ में है, ससमानिक परिषद का। ससमानिक मतलब क्या होता है, ससमानिक कहलाता है कि जो उनके इक्वल होते हैं, इक्वल जो होते हैं, इक्वल जो होते हैं, इट मींस कि इंद्र होता है, इंद्र सामानिक, दो होते हैं। इंद्र के पास में पुण्य भी होता है और उसके पास में शक्ति भी होती है, लेकिन इनके पास में शक्ति तो होती है लेकिन पुण्य नहीं होता। ससामानिक मतलब सेम, बट समस्या क्या है कि अधिकार उनका नहीं चलता। ये सामानिका इंद्र के जैसी, देवियों के जैसी शक्ति वाले हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते, वो ससामानिक कहलाते हैं। फिर आती है परिषद का। परिषद का मतलब क्या होता है, जो उसकी सारी की सारी क्या कहते हैं कैबिनेट, अपनी आज की भाषा में कहें तो कैबिनेट है। तो ये देवियां अपने इक्वलेंट प्रतीन्द्र आदि ससामानिक के साथ में और अपनी एक पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ में एक पल्योपम आयु के साथ में वो रहती हैं, बराबर। नाम इनके ये हुए। आगे इसके बारे में देखो क्या आता है, समझते हैं। अब देखो, अब ये देवियां होती कहाँ हैं, बराबर। तो बताते हैं कि ये श्री, री, धृति देवी, श्री देवी, री देवी और धृति देवी, ये सौधर्म की देवी है, मतलब सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न होती हैं। इसीलिए सौधर्म इंद्र की नहीं, सौधर्म स्वर्ग की देवियां। ध्यान से समझे, ये कोई इंद्राणियां नहीं है, ये इंद्राणियां नहीं, इंद्राणियां नहीं, मतलब इंद्र की ये ऑटोनोमस है, ब्रह्मचारिणी है। देखो लिखा भी है, ये देवियां कोई भोग मतलब नहीं रहती, भले ही उत्पन्न होती वैमानिक में, लेकिन ये कोई भी इस तरीके के काम में देवों की भांति भोग आदि में लीन नहीं होती। और बाकी की जो 3 देवियां हैं, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, ये ईशान इंद्र की देवियां हैं, बराबर। समझे, इनकी आयु कितनी है, एक पल्योपम होती है और सभी की सभी ये ब्रह्मचारिणी होती हैं, बराबर। ऐसे करके यहाँ पर ये पूरी देवियों के बारे में चर्चा की, ठीक है ना। बाकी विशेष चर्चा अगले सूत्र में, अगर कोई ये जो आएगा ना, इसकी चर्चा अपन अगले सूत्र में कहेंगे।
बीच में आज आपको और एक बात कह दूं, जो मैंने बीच में आपको परमागम ऑनर्स के बारे में बात बताई, उसे आप गंभीरता से समझिएगा, और जो भी सीरियस हो पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करेगा, और खास ज्यादा से ज्यादा लोगों से ओरली इस बात को पहुंचाने को, जिससे वो अवसर चूक ना जाए, क्योंकि अगर ये एडमिशन निकल गया तो मेरा बैच आगे बढ़ जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर अगर आप ज्वाइंट होंगे तो नेक्स्ट टीचर के साथ में ज्वाइंट होंगे, या नेक्स्ट 6 मंथली में आप ज्वाइंट होगे तो नेक्स्ट कोई टीचर के साथ ज्वाइंट होगे, मेरे साथ में आपका वो पढ़ना नहीं रह पाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इस बात को समझिएगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ